अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और सेकेंड ईयर बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक पढ़ने लगे हैं जिसका नाम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ये चैप्टर जो है वो मैंने फ़िलहाल नर्व इम्पल्स तक पढ़ाया हुआ है, नहीं रिफ्लेक्स सेक्शन तक पढ़ाया हुआ है। तो उसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम, तो इसको इसी वीडियो के अंदर मैं कवर कर रहा हूँ। देखिए, हमारे पास नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है डिफ्यूज़ और एक होता है सेंट्रलाइज। ठीक है, बहुत आसान है। डिफ्यूज़ के अंदर क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पूरी की पूरी फ्लो होकर एक पॉइंट पर नहीं जा रही होती, बल्कि वो बॉडी के अंदर डिस्पर्स हो रही होती है, फैल रही होती है। तो अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन जो पहला नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ, इनिशियली जो नर्वस सिस्टम एनिमल्स के अंदर डेवलप हुआ वो डिफ्यूज़ टाइप का था। उसके बाद आने वाले एनिमल्स के अंदर जो है वो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ, यानी इन्फॉर्मेशन ने पूरी बॉडी से मूव करके किसी एक पार्ट में जाना शुरू कर दिया, जो कि यूजुअली हेड होता है। क्योंकि सबसे पहले जब आप किसी चीज़ को इनकाउंटर करते हैं, कोई खाने की चीज़ हो या कोई डेंजर हो या कुछ और हो, तो वो बेसिकली हेड होता है जहाँ पर ऑर्गन्स होते हैं सेंसेशन के। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मूव करके जाने लगी हेड रीजन तक, तो वो सेंट्रलाइज हो गया। तो ये डिफ्यूज नर्वस सिस्टम किसके अंदर पाया जाता है? ये बेसिकली उन एनिमल्स के अंदर पाया जाता है जो रेडियली सिमेट्रिकल हैं, यानी रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब जिनमें हेड ही नहीं है। अब आपको पता है चैप्टर नंबर 10 में आपने पढ़ा था कि दो ही फाइलम्स हैं कि जिसके मेंबर रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, एक निडेरिया जिसके अंदर जेलीफिश आती है और ये हाइड्रा आता है, और एक एकाइनोडर्मिटा जिसके अंदर स्टारफिश आती है। तो हाइड्रा और दूसरे निडेरियंस ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं और इसकी वजह से इनका कोई एंटीरियर पोस्टीरियर एंड नहीं होता, अगला पिछला इनका कोई एंड नहीं होता, क्योंकि अगले एंड पे हेड होता है और पिछले एंड के ऊपर यूजुअली एनस होता है। तो ये उनके अंदर होगा जिनके अंदर जो बायलैटरली सिमेट्रिकल हो। चूँकि ये रेडियली सिमेट्रिकल है तो इनका कोई एंटीरियर पोस्टीरियर एंड नहीं है, ना ही इनका कोई हेड होता है, तो इन्फॉर्मेशन फ्लो होकर किसी एक तरफ नहीं आती। इनके अंदर बस एक जाल बिछा होता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये न्यूरॉन्स का जाल बिछा हुआ है, नर्व्स का जाल बिछा हुआ है, इसे नर्व नेट भी कहते हैं। और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो इधर उधर फ्लो कर रही होती है, वो यूनी डायरेक्शनल नहीं होती है, वो हाईली डायरेक्शनल नहीं होती, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रही होती। अगर यहाँ पर कुछ टच हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, डिफरेंट डायरेक्शन में फैलेगी। एंड दैट इज़ वाई इनकी जो ट्रांसमिशन होती है इम्पल्स की वो स्लो होती है, क्योंकि एक स्पेसिफिक पॉइंट पर नहीं जा रही होती। चूँकि इन्फॉर्मेशन इधर उधर फैल रही है, जब इन्फॉर्मेशन किसी एक पॉइंट की तरफ जा रही होती है तो वो उसका जो ट्रांसमिशन होता है वो फास्ट होता है। सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्पर्स नहीं होती, वो फैलती नहीं है, वो बिल्कुल फोकस होकर एक पाथवे पर जा रही होती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि चूंकि ट्रांसमिशन इनका स्लो है और जो नर्व इम्पल्स है वो डिफ्यूज़ हो जाती है, तो इनका जो रिस्पांस होता है वो लोकलाइज होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ अगर कुछ टच हुआ है तो रिस्पांस यहीं पर आएगा, पूरी बॉडी इन्वॉल्व भी नहीं होगी, पूरी बॉडी को पता भी नहीं लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा स्टिमुलस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तब जाके पूरी बॉडी इन्वॉल्व होगी। जैसे कि अगर शिकार करना है या किसी का शिकार होने से बचना है, तब स्टिमुलस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तब जाके पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। अदर देन दैट पूरी बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती इनकी रिस्पॉन्सेस के अंदर। दूसरा जो है सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम, अगर आप किंगडम एनिमेलिया के अंदर देखें तो जो फाइलम है निडेरिया जिसके अंदर ये आता है, हाइड्रा आता है और जेलीफिश आती है, उसके बाद वाला फाइलम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स जो फ्लैटवर्म्स कहलाते हैं, उनके अंदर हेड आ जाता है। ठीक है, और ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यहाँ से आगे सारे बायलैटरल हैं सिवाय एकाइनोडर्मिटा के। तो बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स के अंदर जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है वो सेंट्रलाइज होता है। और ये सबसे पहले एनिमल्स है कि जिनके पास हेड होता है, तो इनका एक एंटीरियर एंड है और एक पोस्टीरियर एंड है, और एंटीरियर एंड के ऊपर हेड मौजूद होता है। और यही वो पार्ट है जो खाने को या खाने की तलाश में या कोई डेंजर जब भी होता है तो पहला इनकाउंटर इसी पार्ट का होता है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी बॉडी से फ्लो होकर इसके हेड रीजन के अंदर आती है। तो इसकी एग्जाम्पल के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं प्लेनेरिया। ये सिंपलेस्ट एनिमल है कि जिसके पास सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम मौजूद है। तो इसका जो एंटीरियर एंड है, यानी इसका जो हेड है, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेन, ये बेसिकली ब्रेन नहीं होता बल्कि कलेक्शन होता है न्यूरॉन्स का, जिसके लिए जो बेटर कह रहा हूँ, जिसके लिए जो बेटर वर्ड है वो बेसिकली गैंग्लियन है। गैंग्लियन या गैंग्लियन का मतलब भी यही होता है कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, या कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, आपने पढ़ा है ना, न्यूरॉन का एक सेंट्रल वाला पार्ट होता है सेल बॉडी, तो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी को गैंग्लिया भी कहते हैं, गैंग्लियन भी कहते हैं, तो इसको गैंग्लियन कहना ज़्यादा बेटर होगा। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फ्लो के यहाँ आ रही होती है, इससे निकलती हैं दो कॉर्ड्स, ठीक है, जो कि पूरी बॉडी में रन कर रही होती हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ये पूरी बॉडी के अंदर ये दो कॉर्ड्स चल रही हैं और ये एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड हैं, बीच में ट्रांसवर्स नर्व्स मौजूद हैं। ये क्यों कनेक्टेड है? ताकि इस साइड की एक्टिविटी और इस साइड की एक्टिविटी आपस में कोऑर्डिनेट हो सके। ऐसा ना हो कि ये इधर ही मूव करता जा रहा हो, इधर मूव ही ना करे। तो दोनों साइड की जो एक्टिविटी है वो कोऑर्डिनेट होती है इन ट्रांसवर्स नर्व से। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएं आप मेन टॉपिक के ऊपर, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के ऊपर। अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ऑब्वियसली हमारे पास भी हेड मौजूद है,
कुछ लोगों का खाली होता है ऊपर, लेकिन हमारे ज़्यादातर लोगों के पास उसके अंदर कुछ ना कुछ मौजूद होता है। तो हमारे पास भी हेड मौजूद है, तो हमारी भी सारी इन्फॉर्मेशन फ्लो होकर किसी एक पॉइंट की तरफ आएगी। तो कौन सा नर्वस सिस्टम हो हमारे पास? सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, उसे डिवाइड किया जाता है कुछ हिस्सों के अंदर। तो पहले वो हिस्से देख लें। ये डायग्राम है जो नीचे बनी हुई है, इसको बड़ा करके दिखाते हैं यहाँ पे, ये रही। अब इनिशियली आप जो नर्वस सिस्टम है उसे डिवाइड करते हैं दो डिविजन्स के अंदर। एक को आप कहते हैं CNS और एक को आप कहते हैं PNS। CNS इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए सेंट्रलाइज को छोड़ दें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अलग है और सेंट्रलाइज अलग है। सेंट्रलाइज का मतलब एक जगह जा रही है। अब उसके अंदर डिवीजन है हमारे पास। CNS का मतलब है दो चीज़ों से मिलकर बनने वाला, जो सेंटर है बेसिकली उसको CNS कहते हैं। उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक है हमारे पास ब्रेन और एक है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों चीज़ें मिलाकर आता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ये वो एरिया है जहाँ से पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। उसके बाद आता है PNS। PNS कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। अब देखें आपकी बॉडी के अंदर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो तो सेंटर में बैठे हुए हैं, ठीक है। हेड सबसे ऊपर है तो ब्रेन वहाँ पर बैठा हुआ है, और चलो स्पाइनल कॉर्ड बीच में पीछे से नीचे तक जा रही है, लेकिन साइड में तो नहीं जा रही ना, मेरी उंगली कौन कंट्रोल कर रहा है? तो बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आते हैं कुछ वायर्स। ब्रेन से भी निकलते हैं वायर्स, उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले वायर्स को हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो ये सारी जो नर्व्स हैं, ये जो तारे हैं, ये आपको अगर डायग्राम के अंदर नजर आ रही हो, ये जो तारे हैं जो आपके हाथों में, पैरों में और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर दूर दूर तक जाती हैं, ये तमाम तारे, ये तमाम नर्व्स मिलाकर एक अदद नर्वस सिस्टम बनता है, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो डिवीजन में। एक को हम कहते हैं सोमैटिक और एक को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक। बहुत आसान है। देखिए भाई, अगर कोई ऐसा मसल है आपका जो कि आपके इख्तियार में, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ के मसल हैं, मेरे पैर के मसल हैं, ठीक है, मेरे पेट की जो वॉल है, एब्डोमेन की जो वॉल है, उसको मैं सख्त कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है। तो ये वाले जो मसल है, अंदर वाले मसल नहीं, स्टमक के मसल नहीं, ये जो एब्डोमेन की वॉल है इसके मसल, तो ये सारे मसल ऐसे हैं जो मेरे कंट्रोल में। ऐसे मसल्स कहलाते हैं स्केलेटल मसल्स, या ये स्ट्राइएटेड मसल्स कहलाते हैं, ये वॉलंटरी होते हैं। इन तक मैसेज ले जाने वाली जो नर्व्स हैं, इसमें से तो बहुत सारी हैं ना, इसमें से वो भी होंगी जो आपके हाथों पैरों तक लेके जा रही हैं, और इसमें से वो भी होंगी जो कि आपके हार्ट तक या फिर आपके स्टमक तक लेके जा रही हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी जो वॉलंटरी मसल्स हैं, यानी जो मेरे कंट्रोल में, उन तक जो मैसेजेस पहुँचाने वाली नर्व्स हैं, उनको मिलाकर हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ये बेसिकली आपके वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करते हैं, और वो तमाम मसल्स या वो तमाम स्ट्रक्चर्स जो कि इनवॉलंटरी होते हैं, उन तक मैसेजेस पहुँचाने वाले जो वायर्स हैं, उनको कनेक्ट करने वाले जो वायर्स हैं, वो बेसिकली ऑटोनॉमिक के अंदर आते हैं, ठीक है, इनवॉलंटरी। अब ऑटोनॉमिक को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो के अंदर। एक को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक और एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक, ठीक है जी। वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि आप रिलैक्स स्टेट के अंदर करते हैं, वो बेसिकली कंट्रोल होती हैं बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब कोई ऐसी कंडीशन होती है, कोई डेंजरस कंडीशन होती है, तो उस वक्त मैसेजेस जो ट्रैवल करके जाते हैं वो बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जाते हैं। फिलहाल मैं डिटेल में नहीं जा रहा, इसके ऊपर मैंने पूरा लेक्चर बनाना है पेरिफेरल के ऊपर। ये बेसिक ओवरव्यू है। तो यहाँ अगर आप देखें, कहाँ गया ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये ऊपर बैठे हुए हैं। उसके बाद ये जितना भी नीचे है, ये पूरा नीचे जितना भी आपको नजर आ रहा है, दिस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको डिवाइड किया है दो में, एक सोमैटिक सब डिवीजन, ये किसके पास लेके जा रही है? मसल, टेंडन और स्किन, ठीक है, ये सारे वॉलंटरी हैं, स्किन की बात नहीं कर रहे, मसल्स जो हैं ये सारे वॉलंटरी मसल्स हैं। और ऑटोनॉमिक सब डिवीजन जो है ये सिग्नल लेके जाती हैं कहाँ पे? इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर, जो कि गट है, ग्लैंड्स है या हार्ट है। ऑटोनॉमिक को फर्दर डिवाइड किया जाता है पैरासिम्पैथेटिक के अंदर और सिंपैथेटिक के अंदर, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स। अब आ जाते हैं, फिलहाल हमने बात करनी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, एक ब्रेन है हमारे पास और एक स्पाइनल कॉर्ड है। अब ये जो है ये तो बेकार सी बात है, याद रखना ना रखें आपकी मर्जी है, 100 बिलियन इंटरन्यूरॉन से बनी है, ब्ला ब्ला ब्ला। देखिए, अब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, तो इनकी कोई ना कोई प्रोटेक्शन है। तो तीन तरीक़ों से इनकी प्रोटेक्शन की जाती है। पहली है हमारे पास बोनी प्रोटेक्शन। अब बोनी प्रोटेक्शन जो ब्रेन की हो रही है वो हो रही है स्कल से, ठीक है, जो खोपड़िया होती है। तो ब्रेन की प्रोटेक्शन हो रही है स्कल से, और स्पाइनल कॉर्ड की जो प्रोटेक्शन है वो हो रही है वर्टिब्रल कॉलम से। ये जो हमारी पीछे वर्टिब्री हैं, इनके दरमियान एक स्पेस होती है, अगर आपने देखी हो, इसको अगर बनाएं हम, ठीक है, ये हमारे पास एक वर्टिब्री है, तो इसके अंदर ये पीछे तो वर्टिब्रल डिस्क होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और ये यहाँ पर ना एक अदद स्पेस होती है, यहाँ से गुजर रही होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके ऊपर भी एक वर्टिब्री, ये मैंने टेढ़ी करके बनाई है, ठीक है, सीधी तो इस तरह होती है, सीधी तो इस तरह से नजर आएगी कुछ, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क वाला पार्ट है, ठीक है, बॉडी जिसे कहते हैं। खैर,
तो ये हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एक और आएगी, इसके ऊपर एक और आएगी, तो ये सारी की सारी जो स्पेसेस हैं ये मिलकर एक अदर कैनाल बना लेती हैं जिसके थ्रू गुजर रही होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो वर्टिब्री है ये बेसिकली बोन है, तो इससे प्रोटेक्शन मिलती है स्पाइनल कॉर्ड को। तो ब्रेन को मिल रही है स्कल से और स्पाइनल कॉर्ड को मिल रही है वर्टिब्रल कॉलम से। अच्छा, इसके बाद अंदर एक और तरह से प्रोटेक्शन मिलती है। वो किस चीज़ से मिलती है भाई? तो एक तरह का टिश्यू होता है जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, उसकी 3 लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स को हम कहते हैं मेनिंजेस, ठीक है। ये मैं दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास ब्रेन है, ठीक है, ये जो बना हुआ है आइसक्रीम के जैसा, तो ये हमारे पास ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन के ऊपर ये जो आपको नज़र आ रही है, कहाँ है ये? पहली नज़र आ रही है आपको, कौन सी कलर में बनाई है इन्होंने? अच्छा, पाया मैटर नहीं बनाई। ये जो एक लेयर नज़र आ रही है आपको, ये वाली, ठीक है, ये एक मेनिंजियल लेयर है, ठीक है। उसके बाद ये आपको नज़र आ रही है पर्पल वाली, ये दूसरी मेनिंजियल लेयर है, ठीक है। और एक नज़र आ रही है आपको ये तीसरी वाली, ये तीसरी मेनिंजियल लेयर है। एक का नाम ड्यूरा मैटर होता है। ये 2 लेयर्स होती हैं बेसिकली। तो ये सबसे आउटर वाली है। देखिए, अगर आप ऊपर से आ रहे हैं तो सबसे पहले स्कैल्प है जिसमें आपके बाल लगे हुए हैं। ये जब आप हटाएंगे तो ये बोन है, ये स्कल की बोन है और ये उसकी कवरिंग है जिसे पेरियोस्टियम कहते हैं। ये बोन की कवरिंग है। तो स्कैल्प है, स्कैल्प के बाद स्कल की बोन है। स्कल के अंदर ये 3 लेयर्स हैं। सबसे आउटर लेयर ड्यूरा मैटर होती है, उसके बाद वाली सब एरेक्नॉइड मैटर होती है, ठीक है, स्पेस ही सब एरेक्नॉइड, और उसके बाद सबसे अंदर वाली जो होती है उसका नाम नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, उसका नाम होता है पाया मैटर। तो ये 3 लेयर्स होती हैं, ये तीनों मेनिंजेस कहलाती हैं और ये कवर करती हैं ब्रेन को और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। 2 प्रोटेक्शन हो गई, ये ब्रेन के ऊपर भी होती हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी होती हैं, ठीक है। तो दोनों को प्रोटेक्शन मिलती है ये। और तीसरी चीज़ जो है वो एक तरह का फ्लूइड है जो प्लाज्मा की तरह होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दिस इज़ नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसमें ये बेसिकली नहला रहा होता है टिश्यूज़ को, ब्रेन के टिश्यूज़ को भी, ब्रेन के सेल्स को भी और स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स को भी। जो न्यूरॉन्स हैं उन्हें नहला रहा होता है, यानी उसके अंदर पड़ा हुआ होता है, न्यूरॉन्स के अराउंड पड़ा हुआ होता है। तो ये बेसिकली कहलाता है CSF। ये एक और तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपको पता है वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें पानी प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह ब्रेन समझ लें कि पानी के अंदर रह रहा है, वो पानी CSF है और ये उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये 3 तरीके से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को या आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्शन मिलती है। चलो भाई आगे चलते हैं। तो ब्रेन के बारे में कुछ बात कर लें। ये तो बात हमने कर ली कि ब्रेन को कैसे कैसे प्रोटेक्शन मिल रही है। अब अगर हम बात करें एम्ब्रियोलॉजी की, यानी जब ब्रेन बन रहा होता है, तो अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके एम्ब्रियो की आपने डायग्राम देखी होगी। मैं दिखाई दूँ बनाना क्या है। हाँ भाई, तो ये हमारे पास जो कॉर्डेट्स हैं उनका एम्ब्रियो होता है। आपने पढ़ा होगा कि 3 फीचर्स जो हैं वो कॉर्डेट्स के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। नंबर 1 इज़ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, ये बीच में जो आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, अब आप पढ़ भी चुके हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर कि ये मेसोडर्म के अंदर बनता है। तो ये बेसिकली नोटोकॉर्ड है। इससे आगे जाकर कुछ कॉर्डेट्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम बनता है और कुछ के अंदर ये ऐसे ही रहती है। दूसरी चीज़ जो है हमारे पास कॉर्डेट्स के एम्ब्रियो के अंदर वो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये जो आपको स्पेसेस नज़र आ रही हैं, दीज आर गिल स्लिट्स। और अगर एनिमल जो है वो एक्वाटिक होगा तो आगे जाके इससे गिल्स बन जाएंगे, और अगर टेरेस्ट्रियल होगा तो ये बंद हो जाएंगे क्योंकि टेरेस्ट्रियल के अंदर लंग्स बनते हैं। और तीसरी चीज़ ये है जो सबसे पीछे की तरफ डॉर्सल साइड के ऊपर है, दिस येलो कलर का स्ट्रक्चर जो है, दिस इज़ कॉल्ड हॉलो नर्व कॉर्ड। और इस नर्व कॉर्ड से आगे जाकर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनना होता है। तो बेसिकली ये जो नर्व कॉर्ड है इसका जो अगला एंड है ये सूज जाता है, ठीक है, और इससे आगे जाकर ब्रेन बनता है और इसके पिछले एंड से स्पाइनल कॉर्ड बनती है। तो ये पहले सूज कर एक वेसिकल बनाता है जिसे प्राइमरी ब्रेन वेसिकल कहते हैं। उसके बाद ये प्राइमरी ब्रेन वेसिकल डिवाइड हो जाती है 3 पार्ट्स के अंदर। उन 3 पार्ट से फिर ब्रेन के ये 3 पार्ट्स बनते हैं जिनका नाम है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। उन 3 वेसिकल्स के अलग अलग नाम होते हैं, वो नाम आपकी बुक में नहीं है तो फिलहाल छोड़ दें उन्हें। तो 3 वेसिकल्स बनते हैं। पहले एक वेसिकल बनता है, ठीक है, प्राइमरी ब्रेन वेसिकल, ठीक है, इस तरह का। उसके बाद ये डिवाइड हो जाता है इस तरह के 3 पार्ट्स के अंदर। तो इस वाले पार्ट से फोर ब्रेन बन जाएगा, इस वाले पार्ट से मिड ब्रेन और इस वाले पार्ट से हाइंड ब्रेन बन जाएगा, और बाकी नीचे जो पार्ट है उससे स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो दिस इज डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड ना। हॉलो का मतलब अंदर से ये स्पेस है, इसके अंदर उस स्पेस में एक तरह का फ्लूइड होता है। तो वो फ्लूइड जो है ना, या वो जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, अंदर जो कैविटी है इसके, वो स्पेस आगे जाकर बन जाती है कुछ फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ जिन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल। तो अब तक आप सुनते आए हैं कि वेंट्रिकल जब भी नाम आता है तो आपके दिमाग में हार्ट आ जाता है, ठीक है, लेकिन बेसिकली आपके दिमाग के अंदर
कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं, कुछ ऐसी कैविटीज़ होती हैं जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये फ्लूइड कौन सा होता है, अभी आप पीछे पढ़कर आए हैं कि वो कौन सा फ्लूइड है जिसमें न्यूरॉन्स नहा रहे होते हैं, तो वो CSF होता है। तो CSF बेसिकली भरा हुआ होता है जिन चेंबर्स के अंदर, वो 4 चेंबर्स होते हैं और वो 4 फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ कहलाती हैं वेंट्रिकल। और वो किससे बनती हैं? वो बनती हैं ये जो सेंटर वाली कैनाल है, ये जो इसके अंदर की स्पेस है, उस सेंट्रल कैनाल से बनती है वेंट्रिकल। और इसी स्पेस से आगे जाकर देखें, ब्रेन के अंदर तो बन गए क्या? वेंट्रिकल। तो स्पाइनल, ये जो वेंट्रिकल्स है ना, ये कंटिन्यू होते हैं किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी एक सेंटर कैनाल बनती है, उसमें भी यही फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे हम CSF कहते हैं। तो ये हो गई थोड़ी सी बेसिक्स के ऊपर बात कि किस तरह ब्रेन जो है वो वो डेवलप होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। अब आ जाते हैं ब्रेन की डिवीजन के ऊपर कि इसके कितने पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स को फिर फर्दर कैसे डिवाइड किया जाता है। तो पहले मैं बेसिक सा ओवरव्यू दे दूं, उसके बाद हम एक 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इनिशियली हमारे पास जो ब्रेन है उसको हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। एक है हमारे पास फोर ब्रेन, एक है हमारे पास मिड ब्रेन और एक है हमारे पास हाइंड ब्रेन। देखिए मिड ब्रेन की फर्दर कोई डिवीजन नहीं है, ठीक है, इसकी कोई ब्रांच नहीं है आगे जाके। जो हाइंड ब्रेन है, पहले ये निपटा लेते हैं, ये सिंपल सा है। हाइंड ब्रेन को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। एक का नाम है पॉन्स, एक का नाम है मेडुला और एक का नाम है सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम। अब आ जाए फोर ब्रेन के ऊपर। तो फोर ब्रेन की डिवीजन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। एक को हम कहते हैं टीलेंसेफेलॉन, ये टी है, टीलेंसेफेलॉन, और एक को हम कहते हैं डायएन्सेफेलॉन, ठीक है, डायएन्सेफेलॉन। अच्छा, टीलेंसेफेलॉन जो है ना, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन 4 लोब्स के अंदर। एक का नाम है फ्रंटल लोब, एक का नाम है पैराइटल लोब, एक का नाम है टेम्पोरल लोब और एक का नाम है ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। ये रीजन्स हैं और ये वही रीजन्स हैं, ये वही नाम है जो आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़े होंगे। अगर आपने जो क्रेनियम है, क्रेनियम जैसे ब्रेन बॉक्स कहते हैं, उसकी बोन्स के नाम पढ़े हैं, तो ये उन्हीं बोन्स के नीचे जो हिस्सा है दिमाग का, उनके नाम है, ठीक है। फ्रंटल बोन के नीचे जो होंगे वो फ्रंटल लोब है, जो पैराइटल बोन के नीचे है वो पैराइटल लोब, जो टेम्पोरल के नीचे टेम्पोरल और जो ऑक्सीपिटल के नीचे वो ऑक्सीपिटल लोब। अब जो डायएन्सेफेलॉन है, इसे आप फर्दर डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। एक को हम कहते हैं थैलेमस और एक को हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। और ये जो लिम्बिक सिस्टम है इसे फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर। एक को हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, ये थैलेमस के नीचे होता है। एक को हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस और एक है हमारे पास एमिगडाला, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास ओवरऑल डिवीजन, ठीक है। इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। अब हमने हर पार्ट को देखना है कि वो पार्ट कैसा नज़र आता है और इसका फंक्शन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन से। अब ये जो फोर ब्रेन है, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में, एक टीलेंसेफेलॉन और एक डायएन्सेफेलॉन। देखें, जब आप किसी के दिमाग को देखने के लिए, डेड बॉडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी के दिमाग को देखने के लिए जब आप हटाना शुरू करते हैं लेयर्स, तो पहले क्या हटाएंगे? पहले बाल हटाएंगे, फिर खाल हटाएंगे, फिर हड्डी हटाएंगे, स्कल हटाएंगे। स्कल हटाने के बाद क्या आएगा? मेनिंजेस आएंगे ना। 3 मेनिंजेस हैं, ड्यूरा है, एरेक्नॉइड है, पाया है। जब वो हटा लेंगे ना, तब जो आपको ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा नज़र आएगा, अभी आपने कोई काटाकूटी नहीं किया, अभी आप बाहर से देख रहे हैं, तो आपको वो ऐसा नज़र आएगा। ये पार्ट कहलाता है टीलेंसेफेलॉन, ये बाहर वाला पार्ट है, ठीक है। जब आप उसे बीच से काटेंगे तब आपको वो इस तरह का नज़र आएगा। अब भी जो ये आपको बाहर वाला पार्ट नज़र आ रहा है, ये जितना बाहर वाला पार्ट है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा पार्ट जो है, दिस इज़ कॉल्ड टीलेंसेफेलॉन। और ये जो बीच में पार्ट है, ये कहलाता है डायएन्सेफेलॉन। तो हम बेसिकली अभी बात कर रहे हैं टीलेंसेफेलॉन की। ये वो पार्ट है जो जब आप ब्रेन को देखने के लिए ब्रेन सबसे पहले निकालते हैं, तो जो बाहर से नज़र आ रहा है बिना काटाकूटी के, ये पार्ट जो है, चाहे लेफ्ट से देखें चाहे राइट से देखें, तो ये कहलाता है टीलेंसेफेलॉन, ठीक है जी। अब इस टीलेंसेफेलॉन को मैंने आपको बताया था कि 4 लोब्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो ये सबसे आगे है, ठीक है, ये आपकी आँख है, अजीब सी, तो ये आँख है, तो आँख के ऊपर मतलब आगे का हिस्सा ये आपका इंटीरियर है, ठीक है, ये आपकी नोज़ वोज़ आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ द फ्रंटल लोब, ये यहाँ पे फ्रंटल बोन होती है, उसके नीचे ये फ्रंटल लोब है। दिस इज़ द पैराइटल लोब, ठीक है, ऊपर की तरफ ही, पीछे लेकिन ऊपर की तरफ ये पैराइटल लोब है। और नीचे जो है कान की तरफ जो है आपके, ये टेम्पोरल लोब है। और पीछे की तरफ बिल्कुल पीछे की तरफ ये ऑक्सीपिटल लोब है।
अच्छा, अब ओवरऑल तो हम टीलेंसेफेलॉन का फंक्शन देखेंगे ही, या फोर ब्रेन का फंक्शन देखेंगे ही। इनके स्पेसिफिक फंक्शन थोड़े से देख लें। ये जो ऑक्सीपिटल लोब है ना, ये विजन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी बुक की पहला पेज खोलेंगे, सबसे पहला पेज जो यूजुअली बच्चे खोलते भी नहीं है, तो वहाँ पर ये एग्जैक्ट डायग्राम बनी हुई है और वहाँ पर इसके फंक्शन भी आपको मिल जाएंगे। मैं उठा कर ही ले आया पिक्चर। ये देखें, ये आपके सबसे पहले पेज है, थर्ड चैप्टर का जो सबसे पहला पेज है, उसकी डायग्राम है। तो ये ऑक्सीपिटल लोब है सबसे पीछे, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके अलावा ये टेम्पोरल लोब है, कान के पास है, तो ये हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारे पास पैराइटल लोब है, इसके अंदर सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, और यहाँ से मोटर रिस्पॉन्सेज जाते हैं। ये फ्रंटल लोब है, ये एसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसी से स्मेल भी है, इसी से स्पीच भी है। एसोसिएशन का मतलब डिफरेंट सेंसेस को आपस में मिलाना, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक इनके फंक्शन है। तो ये हमारे पास टीलेंसेफेलॉन है, ये वो पार्ट है जो कि आपको फ़ौरन से नज़र आता है जब आप वो करते हैं, ब्रेन को देखने के लिए बाहर निकालते हैं उसे। तो दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। इसको कहा जाता है सेरिब्रम। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है सेरिब्रम कहा जाता है, और ये बेसिकली दो पीसेस से मिल के बनता है। तो एक राइट साइड का पीस है और एक लेफ्ट साइड का पीस है। तो ये आधा ये कहलाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी यहाँ से जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये आधा है बेसिकली। जब आप उस तरफ जाके देखेंगे, ये अगर ये सामने बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, ये सामने बंदा खड़ा हुआ है अगर, तो ये इसका राइट साइड हुआ, ये उसका लेफ्ट साइड। तो ये राइट साइड वाला है, वो लेफ्ट साइड वाला है, ठीक है। तो ये आधा दिमाग आपको नज़र आ रहा है। इस तरह का एक और भी होता है, और ये मिलकर पूरा एक सर्कल बनता है। तो ये कहलाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं, जब इनको मिला देंगे तो ये सेरिब्रम बन जाता है। अच्छा, अब इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, जब आप इस हेमिस्फीयर को काटते हैं तो आपको नज़र आता है एक आउटर रीजन, ठीक है, जो कि डार्कर होता है, जिसे ग्रे मैटर कहते हैं, या इसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं, और एक इनर रीजन नज़र आता है जो कि वाइट मैटर होता है। ये जो डायग्राम है जो कटी हुई नज़र आ रही है आपको, अब इसके अंदर ये कुछ आउटर रीजन हमें नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम में इतना क्लियर नहीं है, ये कुछ आउटर रीजन हमें नज़र आएगा, ठीक है। ये पूरा एरिया जो है ये डार्क होगा, तो दिस विल बी नोन एज ग्रे मैटर। क्यों है भाई ये डार्क? क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ जमा होती हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होती हैं। तो ये एरिया सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहलाता है, और ये एरिया ग्रे मैटर भी कहलाता है, ठीक है। और इसके नीचे वाला जितना एरिया है इसी टीलेंसेफेलॉन का, वो कहलाता है वाइट मैटर। वाइट मैटर के अंदर बेसिकली न्यूरॉन के एक्सॉन्स होते हैं, और वो एक्सॉन्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर माइलिन की शीट होती है, जिसकी वजह से ये वाइट नज़र आ रहे होते हैं। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का मतलब वो जो ऊपर वाला पार्ट है, वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है इंसानों के ब्रेन का, और कहते हैं कि जितना ज़्यादा ग्रे मैटर जिसके अंदर होता है वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि जाहिर है यही वो एरिया है कि जहाँ पर सारे के सारे न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ जो है वो मौजूद हैं। तो जितने ज़्यादा ग्रे मैटर उतने ज़्यादा सेल बॉडीज़ होंगी, और उतना ज़्यादा कहा जाता है कि बंदा इंटेलिजेंट होता है। अच्छा, अब कॉर्टेक्स जो है, यहाँ से क्या क्या चीज़ें कंट्रोल होती हैं, या ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो टीलेंसेफेलॉन जो है उससे क्या क्या चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो दिस इज़ द सीट ऑफ ऑल कॉन्शियस एक्टिविटीज़, यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ हम अपनी होशो हवास की हालत में करते हैं वो तमाम यहाँ से कंट्रोल होती हैं। इसके अलावा मैंने बताया था एसोसिएशन या कोऑर्डिनेट, ये डिफरेंट सेंसेस को कोऑर्डिनेट करता है। आपका जो टच की सेंसेशन है, या जो आपकी स्मेल की सेंसेशन है, या जो आपकी टेस्ट की सेंसेशन है, तो देयर आर डिफरेंट सेंसेशन जो कि हमारे पास होती हैं। उन तमाम को एक दूसरे के साथ रिलेट करना और फाइनल रिजल्ट निकालना, ये भी इसकी जिम्मेदारी होती है टीलेंसेफेलॉन की या सेरिब्रल कॉर्टेक्स की। उसके बाद इंटेलिजेंस, जो भी हमारी इंटेलिजेंस होती है, जितनी भी इंटेलिजेंस होती है, मैंने अभी बताया कि वो डिपेंडेंट होती है इस ग्रे मैटर के ऊपर, जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। देन रीजनिंग, जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं, जो भी हम लॉजिक लगाते हैं या कोई क्वेश्चन करते हैं, तो वो बेसिकली यहाँ से कंट्रोल होता है। और मेमोरी, जो चीज़ें हमारी स्टोर होती हैं जाके ब्रेन के अंदर, वो यहीं पर इसी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जाकर स्टोर होती हैं, या इसी टीलेंसेफेलॉन के अंदर जाकर स्टोर होती हैं। तो ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का। फिर मैं बता चुका हूँ, इसे डिवाइड किया जाता है फंक्शनली। एक एंटीरियर फ्रंटल लोब है सबसे आगे, फिर लोअर सेंट्रल, ये लोअर सेंट्रल है, सेंटर में लोअर टेम्पोरल है, और सेंटर में अपर जो है वो पैराइटल है, और एक पोस्टीरियर लोब है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है जी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया कि टीलेंसेफेलॉन को डिवाइड किया जाता है दो पीसेस के अंदर, या दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर, और ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में कनेक्टेड होते हैं। इनके दरमियान जो वो हैं न्यूरॉन्स हैं, वो बेसिकली चल रहे होते हैं एक से दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करते हैं, ब्रिज बनाते हैं, तो वो कहलाता है कॉर्पस कैलोजम। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे आपके दोनों जो साइड्स हैं ब्रेन के, दो जो हाफ हैं ब्रेन के, उनकी एक्टिविटी जो है वो रेगुलेट होती है या कोऑर्डिनेट होती है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, अब मैंने आपको बताया कि आपका जो ऊपर वाला ब्रेन है जिसे सेरिब्रम कहते हैं, उसके दो पीसेस हैं, एक राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे है। आपकी जो
आपका जो राइट साइड वाला पीस है ना, वो आपके राइट बॉडी को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि वो आपकी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। और जो आपके लेफ्ट साइड वाला पीस है ब्रेन में, वो आपकी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, नहीं ये नहीं, हाँ ये डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है कि ये कंट्रोल कर रहा है मोटर। ठीक है, यहाँ से क्या जा रहा है, मोटर इन्फॉर्मेशन जा रही है ना। तो बेसिकली ये जो आपके हाथ और पैरों तक जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, अगर ये राइट हेमिस्फेयर है, ठीक है, तो ये आपके लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करेगा। तो आप पढ़कर आए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर हेमिप्लीजिया। हेमिप्लीजिया कहते हैं पैरालिसिस हो जाता है वन हाफ ऑफ द बॉडी का। तो अगर किसी को राइट साइड का हेमिप्लीजिया हो रहा है, किसी को राइट साइड का पैरालिसिस हो रहा है, तो उसके दिमाग का कौन सा हिस्सा जो है वो ख़राब हुआ है, बेसिकली उसके दिमाग का लेफ्ट साइड जो है वो अफेक्ट हुआ है। तो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जब अफेक्ट होता है तब उसे राइट साइडर हेमिप्लीजिया होता है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा जी, और क्या है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान में होता है। मैंने बताया ना आपको, जब आप इसे काटेंगे, आपने एक साइड अलग कर दिया, अब ये दूसरा साइड आपको नजर आ रहा है ना, तो इन दो के बीच में बैठा हुआ ये हिस्सा, तो इसे हम डायनसेफेलॉन कहते हैं। ये दो के दरमियान में बैठा होता है। इसको डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स के अंदर। एक को हम कहते हैं थैलेमस, तो ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द थैलेमस। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, वो लिम्बिक सिस्टम आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा, लिम्बिक सिस्टम का आपको यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लिम्बिक सिस्टम मैं दिखाता हूँ। लिम्बिक सिस्टम, हाँ हाइपोथैलेमस आपको नज़र आएगा, ये नीचे, ये थैलेमस है, तो ये नीचे जो है इसके ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, और आप एक ग्लैंड पढ़ चुके हैं जो हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड होता है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, ये एक पार्ट आपको नज़र आ रहा है लिम्बिक सिस्टम का, जबकि हिपोकैम्पस और एमिगडाला आपको नज़र नहीं आएंगे। इस डायग्राम के अंदर क्या है भाई, हाँ इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ अलग से पार्ट नज़र आ रहा है, इस तरह की डायग्राम बुक के अंदर नहीं दी हुई है। तो ये हमारे पास जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस इज नोन एज एमिगडाला। ठीक है, ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। हाइपोथैलेमस तो आपको नजर आ रहा है, ये थैलेमस है, थैलेमस के नीचे ये हाइपोथैलेमस है, एंड दिस वन इज हिपोकैम्पस। ठीक है, तो ये उस डायग्राम के अंदर एविडेंट नहीं है, बट खैर आपको से फंक्शन पता होना चाहिए क्या है। तो देखें, थैलेमस जो है ना हमारे पास, वो है रिले सेंटर। थैलेमस का जो काम है वो है रिले सेंटर, इसे क्लियरिंग हाउस भी कहते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, अब अगर सपोज कर लें आपके हाथ पे किसी ने टच किया, अब ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले रिसेप्टर जो है उनके पास जाएगी, रिसेप्टर से जाएगी सेंसरी न्यूरॉन के पास। सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाएगा इसे कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी न्यूरॉन खत्म हो जाएगा, वहाँ पे स्टार्ट होगा कौन, इंटर न्यूरॉन। अब ये इंटर न्यूरॉन ऊपर चढ़ना शुरू करेगा। देखें, अगर आपके हाथ पे टच हुआ था ना, तो आपकी कमर के लेवल के ऊपर जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये सेंसरी न्यूरॉन वहाँ खत्म होगा। अब कमर से ब्रेन तक जाएंगे इंटर न्यूरॉन। ठीक है, तो ये इंटर न्यूरॉन ऊपर लेके जाएगा इन्फॉर्मेशन। क्या ये डायरेक्टली पैराइटल लोब के पास लेकर जाएगा या नहीं, नहीं लेके जाएगा। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन जाती है ना, सेंसरी इन्फॉर्मेशन, वो जाती है थैलेमस के पास। तो थैलेमस के पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, और थैलेमस फिर आगे भेजता है अप्रोप्रिएट पार्ट के पास। थैलेमस डिसाइड करता है कि किस पार्ट के पास इस इन्फॉर्मेशन को जाना चाहिए। तो थैलेमस को हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस, इसे चेक पॉइंट भी समझ लें। ठीक है, या इसे आप रिले सेंटर भी कह लें कि ये रिले करता है डिफरेंट पार्ट्स को इन्फॉर्मेशन, कि भाई किस पार्ट के पास कौन सी इन्फॉर्मेशन जानी है। इसके बाद आता है इसका एक और काम, वो है परसेप्शन ऑफ प्लेजर एंड पेन। तो प्लेजर और पेन की जो सेंसेशन होती है, हमें जो खुशी का एहसास होता है, जो दर्द होता है, तो वो बेसिकली थैलेमस कुछ हद तक कंट्रोल करता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस भी इसके अंदर काम करता है, और ब्रेन के कुछ और पार्ट्स भी हैं जो कि इसको रेगुलेट करते हैं। तो ये दो चीज़ें जो आपने याद रखनी है थैलेमस के बारे में। अब आ जाए लिम्बिक सिस्टम के ऊपर। लिम्बिक सिस्टम के अंदर जो पहली चीज़ है वो हाइपोथैलेमस है, थैलेमस के बिल्कुल नीचे मौजूद है। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, थैलेमस के नीचे यहाँ पर मौजूद है। देखें, दो फंक्शन इसके आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं बढ़ा चुका हूँ। एक है फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि ये क्या कहलाता है, थर्मोस्टेट। ये ब्रेन का, सॉरी ये बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल करता है। और सेकंड जो फंक्शन है इसका, वो आप चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ चुके हैं कि ये दो हार्मोन बनाकर पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले करता है एक तो, और दूसरा इससे कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, यानी जो रिलीजिंग फैक्टर कहलाता है और इनहिबिटिंग फैक्टर कहलाते हैं। अदर देन दैट, ये छोटा सा चुन्ना सा हिस्सा जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या क्या फंक्शन है, नंबर 1 होम्योस्टेसिस। किस किस तरीके से, देखिए होम्योस्टेसिस का मतलब खाली टेम्परेचर नहीं होता, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट को मेंटेन करना। तो एडीएच क्या करता है, बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। इट रेगुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, कुछ चीज़ें बनाकर जैसे कि रिलीजिंग फैक्टर या इनहिबिटिंग फैक्टर, फिर दो हार्मोन ये खुद बनाकर देता है पिट्यूटरी को। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है।
हंगर, हमारी भूख है, प्यास है, ठीक है, प्यास क्यों रेगुलेट कर रहा है? क्योंकि इससे होम्योस्टेसिस मेंटेन होगा। फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर पानी की कमी है तो एक तो एडीएच आएगा जो किडनी के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि भाई पानी ज़ाया ना करे, और दूसरा ये प्यास की जो आपकी वो है फीलिंग उसको जगाएगा ताकि बॉडी के अंदर पानी आए। देन बिहेवियर के अंदर एग्रेशन, उसके अलावा देखें अगेन आ गया प्लेजर एंड पेन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होती हैं। है बहुत छोटा सा नन्ना सा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक और पार्ट जो लिम्बिक सिस्टम का है दैट इज़ कॉल्ड एमिगडाला। एमिगडाला अगेन प्लेजर आ गया दोबारा। देन पनिशमेंट, जो पनिशमेंट का हमें एहसास होता है, अगर कोई पनिश कर रहा है तो हमें फील हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे तो बगैरत होते हैं तो उनका एमिगडाला जो है वो थोड़ा सा डिसेंसिटाइज हो गया है, डीट हो गए हैं वो, बट अदर देन दैट जो पनिशमेंट का एहसास होता है। और एक और एक्टिविटी है जो कि सेक्शुअल अराउजल है, ठीक है। सेक्शुअल स्टिमुलेशन से जो सेक्शुअल अराउजल होता है, यानी सेक्स करने की जो फीलिंग आती है या जो ख्वाहिश होती है, वो भी एमिगडाला से कंट्रोल होती है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर किसी का एमिगडाला सपोज करें वर्क नहीं कर रहा, किसी एनिमल का या किसी इंसान का एमिगडाला अगर वर्क ना करे तो उसे ये सेंसेशन कभी फील नहीं होगी। जब सेंसेशन फील नहीं होगी, चले इंसान की बात तो इंसान के पास तो फिर भी हायर सेंटर्स होते हैं जो कि उसे बताएंगे कि उसे ज़रूरत है अपनी नस्ल आगे बढ़ाने की। लेकिन अगर एक एनिमल की बात करें, एनिमल्स में अगर एमिगडाला अपना काम करना छोड़ दे तो सेक्शुअल अराउजल नहीं होगा। सेक्शुअल अराउजल नहीं होगा तो वो सारी ज़िंदगी सिर्फ खाने पीने में गुजार देगा। वो कभी किसी फीमेल की तरफ, मेल किसी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, ना फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो उनकी जो आबादी है वो कंटिन्यू नहीं होगी, ठीक है। तो स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट होने की तरफ जा सकती हैं इन केस अगर सबका एमिगडाला जो है वो काम करना छोड़ दे। हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस थर्ड पार्ट है आपका लिम्बिक सिस्टम का। इट इज़ इन्वॉल्व इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जो चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर होती है, जैसे कि आपका नाम है, ठीक है, आपके पेरेंट्स का नाम है, आपके घर का एड्रेस है, कुछ नंबर्स हैं, कुछ यादें हैं, कुछ बुरी यादें, कुछ अच्छी यादें, और आपके पेरेंट्स के फेसेस हैं, ठीक है, और आपके सिबलिंग्स के, फ्रेंड्स के फेसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लॉन्ग टर्म में स्टोर हो चुकी है आपके, तो वो बेसिकली हिपोकैम्पस है। अगर हिपोकैम्पस को कुछ होता है तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी जाएगी। तो एक बीमारी है अल्जाइमर्स जिसे कहते हैं, उसके अंदर ये हिपोकैम्पस के जो न्यूरॉन्स हैं ये डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मेमोरी लॉस होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिड ब्रेन। हमने कहा था कि मिड ब्रेन की कोई शाख नहीं है, मिड ब्रेन की कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। ये बीच वाला पार्ट है, कहाँ गया? डायग्राम कहाँ है? ये हमारे पास मिड ब्रेन है, ठीक है। दिस इज़ द मिड ब्रेन। कहीं पर बताया भी नहीं है, ठीक है। इतना लेस सिग्निफिकेंट है कि इसको कहीं बताया भी नहीं है, ठीक है। इसके नीचे है हाइंड ब्रेन, ठीक है। ये नीचे जो है ये हाइंड ब्रेन है और ऊपर जितना भी था वो फोर ब्रेन था। तो मिड ब्रेन का काम सिर्फ इतना है, ये ऊपर का जो पार्ट था दिस वाज फोर ब्रेन, और ये नीचे का जो पार्ट है दिस इज़ हाइंड ब्रेन, और ये बीच का छोटा सा जो एरिया आपको नज़र आ रहा है जो मैं अभी कलर कर रहा हूँ, दिस इज़ मिड ब्रेन। अब ये मिड ब्रेन का मेन फंक्शन जो है वो ये कि इन दोनों को कनेक्ट करना, ठीक है। यहाँ से जितने भी मैसेजेस जा रहे हैं उन्हें ऊपर पहुँचाना और ऊपर से जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं उन्हें नीचे पहुँचाना। तो बेसिकली ये रास्ता प्रोवाइड कर रहा है। और क्या है भाई मिड ब्रेन के अंदर? इन मैन मिड ब्रेन इज़ वेरी रिलेटिवली वेरी स्मॉल, ठीक है। इंटीग्रेट करता है सेंस इन्फॉर्मेशन विजुअल, ओके, रिले करता है फोर ब्रेन को, दैट्स इट, ठीक है। एज सच कितना कोई खास नहीं है। अब आ जाए हाइंड ब्रेन। अभी जो हाइंड ब्रेन है इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, एक मेडुला ऑब्लांगेटा है, एक सेरिबेलम है और एक पॉन्स है। एंड देन देयर इज समथिंग विच इज़ नोन एज रेटिकुलर फॉर्मेशन। इसको भी देख लेते हैं क्या है ये। देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर रिफ्लेक्स सेंटर्स लगे होते हैं। आप रिफ्लेक्सेस पढ़ कर आए हैं। रिफ्लेक्सेस वो होते हैं जो कि सडन होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। यहाँ पर जो बात हो रही है ये रिफ्लेक्सेस हैं फॉर वाइटल टास्क। यानी देखें अगर किसी गर्म चीज़ पे आपका हाथ लगा और हाथ पीछे आ रहा है तो ये रिफ्लेक्स तो है बट ये वाइटल नहीं है। मतलब अगर आप हाथ पीछे ना भी करें तो आप मर तो नहीं जाएंगे ना, आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी चोट लग जाएगी, हो सकता है ज़्यादा जल जाए लेकिन मरेंगे नहीं। यहाँ पर जो बात हो रही है जिन चीज़ों की, उनके ख़राब होने से इंसान मर सकता है, ठीक है। तो ये वाइटल है, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। लाइक ब्रीदिंग, तो कुछ कंडीशन में ब्रीदिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे कि अगर कुत्ता पीछे लग जाए तो ब्रीदिंग रेट जो है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। सिमिलरली हार्ट बीट जो है बढ़ जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कफिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली स्नीजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? कफिंग के अंदर या स्नीजिंग के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने की कोशिश करता है जिसको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो अगर कफिंग ना हो, स्नीजिंग ना हो तो पार्टिकल्स जा के बैठते रहेंगे और लंग्स जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। स्वैलोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्वैलोइंग का मैकेनिज्म ख़राब हो जाए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स सेंटर है, वाइटल टास्क है और ये रिफ्लेक्स है। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था 2019 का, उसमें ये ऑप्शन दिया हुआ था। तो स्वैलोइंग जो है दिस इज़ इंपॉर्टेंट। इसका पूरा एक रिफ्लेक्स होता है, स्वैलोइंग रिफ्लेक्स कहलाता है। और ये अगर रिफ्लेक्स ख़राब हो जाए तो देखिए स्वैलोइंग जब होती है ना, जब आप कुछ निगलते हैं तो पूरा का पूरा अंदर से कंट्रोल होता है कि आपका जो वो है ग्लॉटिस है उसे कवर किया जाए एपिग्लॉटिस के ज़रिए, ताकि कुछ भी रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर ना जाए। तो अगर स्वैलोइंग का जो मैकेनिज्म है वो ख़राब हो जाए तो इससे होगा ये कि पार्टिकल्स के जाने के चांसेस होंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जिसकी वजह से डैमेज हो सकता है।
तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन हिकअपिंग, हिकअपिंग डिफरेंट रीजंस की वजह से होती है। बेसिकली मस्कुलर स्पैज़म होता है, मसल्स जो हैं यूजुअली ये ड्राइनेस की वजह से होता है, या बहुत तेज़ी से अगर आप खाना खाना शुरू कर दें, या बहुत ज़्यादा अगर आप एक साथ खाना खाना शुरू कर दें तो हिकअप्स होना शुरू हो जाते हैं। या अगर आपकी जो डायफ्राम है, डायफ्राम समझते हैं ना, जो लंग्स के नीचे एक फ्लैट मसल होता है, तो अगर डायफ्राम किसी वजह से इरिटेट होने लगे तो वो पुश करती है, जिसकी वजह से हिकअप्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी हमारे पास रिफ्लेक्सेस के अंदर आते हैं। तो ये हैं। इसके अलावा वॉमिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ऐसी चीज़ जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, बॉडी को अंदाज़ा हो जाता है, तो वो एंटी पेरिस्टाल्सिस से स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो जितना भी फूड पार्टिकल्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो ऑल दीज वाइटल रिफ्लेक्स सेंटर्स आर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग का रेट कंट्रोल होता है मेडुला ऑब्लांगेटा से। अच्छा जी, देन वी हैव सेरिबेलम। सेरिबेलम का क्या फंक्शन है भाई? ये सेरिबेलम है पीछे, ये अलग से जो बैठा होता है, ये सेरिबेलम है। ठीक है, और मेडुला ऑब्लांगेटा जो है हमारे पास, ये जो है, ये जो सूजा हुआ एरिया है, दिस इज़ कॉल्ड पॉन्स, और इसके नीचे वाला जो एरिया दिस इज़ कॉल्ड मेडुला, और इसके नीचे स्टार्ट हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड। तो सेरिबेलम का क्या फंक्शन है भाई? सेरिबेलम जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। आपके मसल्स जो हैं, आपको पता है हमारे पास एंटागोनिस्टिक मसल्स होते हैं ना, तो जैसे हमारे पास बाइसेप है, तो बाइसेप का काम है जॉइंट को बंद करवाना, और ट्राइसेप का काम है खुलवाना। अब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो कौन बताता है बाइसेप को कि भाई अभी तुमने कॉन्ट्रैक्ट होना है, और ट्राइसेप को कौन रोक के रखता है? वो ये है सेरिबेलम। ये मसल्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन करवाता है। अदर देन दैट, अगर दोनों अपना काम शुरू कर दें तो मेरा हाथ तो दरमियान में ही रह जाएगा ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। तो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली जब आप चलते हैं तो आपके पैरों के मसल्स जो हैं, कभी आगे के मसल्स जो हैं उन्हें काम करना होता है, कभी पीछे के मसल्स को काम करना होता है। तो ये कौन बताता है? ये मसल्स के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है, ये बेसिकली सेरिबेलम करवाता है। देन बैलेंस एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी। आप अगर आंखें बंद करके सीधे खड़े हो जाएं तो आप सीधे ही खड़े रहते हैं। ठीक है, आप गिरते नहीं हैं कहीं। क्यों? क्योंकि आपका सेरिबेलम बिल्कुल सलामत है। जो पेशेंट होते हैं जिनका सेरिबेलम डैमेज हो जाता है, अगर उन्हें कहो आंखें बंद करके खड़े हो जाओ तो वो एक साइड पे गिरने लगते हैं। तो बैलेंस मेंटेन करना जो है, या बॉडी की जो पोजीशन है, या आपका जो गेट है, गेट का मतलब आप जिस अंदाज से जिस अंदाज से चलते हैं, या आपका जो पॉस्चर है, ये सारी चीज़ें मेंटेन करना ये सेरिबेलम का काम होता है। अच्छा, एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, इन कंपैरिजन टू अदर मैमल इट इज़ ग्रेटेस्ट इन साइज इन ह्यूमन। ऐसा नहीं है, एलिफेंट जो है उसका सेरिबेलम सबसे बड़ा होता है, इंसानों का सबसे बड़ा सेरिबेलम नहीं है ना। पॉन्स जो है, दिस इज द पार्ट जो कि सूजा हुआ था, ये भी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के अंदर कुछ हद तक रोल प्ले करता है। इसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है फेशियल एक्सप्रेशन, क्योंकि आपकी वो नर्व जो ब्रेन से निकलती है और आकर फेस के मसल्स को सप्लाई देती है, वो बेसिकली पॉन्स से निकलती है। इसके अलावा ब्रीदिंग एंड स्लीपिंग के अंदर कुछ हद तक रोल होता है। ना व्हाट इज़ रेटिकुलर फॉर्मेशन? रेटिकुलर फॉर्मेशन बेसिकली एक नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, जो कि इन 3 पार्ट्स के अंदर होता है, मेडुला, पॉन्स, ये तो 2 पार्ट किसके हैं? हाइंड ब्रेन के, और तीसरा पार्ट है मिड ब्रेन। सेरिबेलम नहीं है यहाँ पे, मेडुला, पॉन्स और मिड ब्रेन, इन तीनों के अंदर एक नेटवर्क होता है। इसका काम क्या होता है? ये मॉनिटर करता है कि कौन से मैसेजेस को नर्वस सिस्टम को रिएक्ट करना है और कौन से मैसेजेस को इग्नोर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बड़ी अच्छी एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर रात को बच्चा जो है वो रोता है तो मदर उठ जाती है, लेकिन फादर जो है वो उसे इग्नोर कर देता है। तो बेसिकली मदर का जो रेटिकुलर फॉर्मेशन, वो मैसेजेस को ऊपर तक पहुँचाता है और वो उसे रिस्पॉन्ड करती है, जबकि जो फादर का रेटिकुलर फॉर्मेशन है वो उसे इग्नोर करता है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स के अंदर होता है। तो देखें, अगर आपसे पूछा जा रहा है हाइंड ब्रेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो हाइंड ब्रेन के अंदर 3 चीज़ें हैं, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है रेटिकुलर फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो वो बेसिकली होता है इस पार्ट के अंदर, ब्रेन स्टेम के अंदर। ठीक है, ब्रेन स्टेम इन्हीं 3 पार्ट से मिलकर बनता है, मिड ब्रेन, मेडुला और पॉन्स। तो जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है वो इन 3 पार्ट्स के अंदर ही होता है। ब्रेन स्टेम जो है ना, ये सबसे ओल्डेस्ट टिश्यू है यानी अगर एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन के अंदर सबसे पहले ये इवॉल्व हुआ था, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है? इसके अंदर मेडुला आ रहा है। मेडुला बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से आपकी ये चीज़ें कंट्रोल होती हैं, जो वाइटल टास्क हैं ये कंट्रोल होते हैं। ठीक है, इवन बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अपर पार्ट्स जो हैं ब्रेन के वो काम नहीं कर रहे होते, लेकिन उनका उनका जो ब्रेन स्टेम है वो सलामत होता है, वो वर्क कर रहा होता है, तो वो जिंदा कहलाते हैं। जब तक ब्रेन स्टेम नहीं मरता, जब तक ब्रेन स्टेम काम करना नहीं छोड़ता, पेशेंट जो है वो जिंदा कंसिडर किया जाता है। वो चल फिर नहीं सकता, वो पड़ा रहता है, अनकॉन्शियस होता है, लेकिन वो जिंदा कंसिडर किया जाता है बिकॉज उसकी एक्टिविटीज़ कंट्रोल हो रही होती हैं। तो मिड ब्रेन, मेडुला और पॉन्स को मिलाकर हम कहते हैं ब्रेन स्टेम, और यहीं पर ये रेटिकुलर फॉर्मेशन के न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। ये क्या कंट्रोल करता है? स्लीप एंड अवेकनिंग। तो आपकी जो स्लीप साइकिल है, सोना और जागना है, वो कुछ हद तक यहाँ से कंट्रोल होता है।
बस फिलहाल इतना ही है ब्रेन और ब्रेन के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड फिलहाल मैं नहीं पढ़ा रहा, स्पाइनल कॉर्ड मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, और उसी के साथ मैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो भी कवर करवा दूंगा। इंशाल्लाह ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। चलो भाई, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, आई होप समझ आया होगा। इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ बताने वाली बातें हैं इसके अंदर, कौन सा पार्ट क्या है, कौन से पार्ट का फंक्शन क्या है। ठीक है, ये डायग्राम मेरा आई थिंक समझ आ गई होगी, इतनी मुश्किल नहीं है। इसके अंदर देखें, सबसे ऊपर ये जो आपको नज़र आ रही है ये स्कल है, स्कल के नीचे 3 लेयर मेनिंजेस की नज़र आ रही है। उसके बाद ये अपर पार्ट सेरिब्रम है, सेरिब्रम को डिवाइड किया गया टीलेंसेफेलॉन में, डायनसेफेलॉन के अंदर, सॉरी सेरिब्रम है जो कि टीलेंसेफेलॉन है और डायनसेफेलॉन इसके दरमियान में, इनको मिलाकर फोरब्रेन कहते हैं। हाँ, ये एक पार्ट ये मिस हो गया, दिस पार्ट। अच्छा, वो मैंने देख लिया यहाँ पे डायग्राम। दिस इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, ये जो कॉर्पस कैलोजम है ये वो पार्ट है जो कि राइट साइड के सेरिब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट साइड के सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ कम्युनिकेट करवाता है, कनेक्ट करवाता है, ताकि दोनों की इन्फॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होती रहे। देन दिस इज़ द वेंट्रिकल। अब ये एक वेंट्रिकल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये जितना एरिया नज़र आ रहा है ना जहाँ पे थैलेमस है, ये एरिया यहाँ पर वेंट्रिकल भी होता है। सॉरी, ये एरिया ये वेंट्रिकल है, यहाँ पर CSF भरा हुआ होता है। ठीक है, एक वेंट्रिकल नहीं होता, बेसिकली 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, तो यहाँ पर एक वेंट्रिकल नज़र आ रहा है, बट इसको फिलहाल छोड़ दें। बस इतना याद रखना है कि आपने ब्रेन के अंदर भी कोई वेंट्रिकल नामी चीज़ होती है। बाकी ये सेंटर में थैलेमस है, इसके नीचे ये हाइपोथैलेमस है, देन ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला मैं समझा चुका हूँ। दिस इज़ इट।